भाई सब साइनिंग कर रहे हैं। चेल्सी साइनिंग कर रही है, आर्सेनल साइनिंग कर रही है, मैन सिटी साइनिंग कर रही है, रियल मैड्रिड दबा के साइनिंग कर रही है, बार्सिलोना भी साइनिंग्स कर रही है। लेकिन हम एकदम शांत बैठे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत अगर किसी क्लब को है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, भाई ऑब्वियस बात है चेल्सी का नाम उस लिस्ट में आ सकता है। लेकिन यूनाइटेड यहाँ पर खाली कैसे है? यूनाइटेड यहाँ पर कोई सीरियस प्लेयर के साथ क्यों कॉन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर रही है, ये मेरे समझ के परे है। बट दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके डेली फुटबॉल बुलेटिन में। और रिकॉर्ड करने से ठीक चंद मिनट पहले ही यहाँ पर एक न्यूज़ आई है, बहुत ही तड़कती भड़कती न्यूज़ है भाई, रिगार्डिंग चेल्सी एंड ऑब्वियसली यहाँ पर यूनाइटेड के रिगार्डिंग, मैड्रिड के रिगार्डिंग, बार्सिलोना के रिगार्डिंग एंड इंटरनेशनल फुटबॉल में भी कुछ गतिविधियाँ हुई हैं। वो सारा हमारा जो लेखा चिट्टा है वो आज के हम इस फुटबॉल बुलेटिन में कवर करने वाले हैं। बट दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ तो मेरे ख्याल में चेल्सी भाई बंधुओं के लिए ही होगी, क्योंकि अब से ठीक यहाँ पर कुछ 20 मिनट पहले एक न्यूज़ निकल कर आई दैट लेक्रोय हैज साइंड यहाँ पर फॉर चेल्सी। और 6 साल की डील है, ठीक है ना, कोई हंसी मजाक नहीं। यहाँ पर 6 साल की डील है। 26 साल के यहाँ पर सेंटर बैक हैं, क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलता है, बहुत ही ब्रिलियंट बॉल प्रोग्रेसर हैं, अटैक भी अच्छे से करते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व, सेट पीसेस पे भी एक थ्रेट है, और अभी फ्रांस के लिए वर्ल्ड कप में खेले भी थे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप कहोगे कि भाई ये एक अच्छी साइनिंग होगी। क्रिस्टल पैलेस के वन ऑफ द लीडर्स वाले ग्रुप में से एक चेहरा है, यहाँ पे निकल के आता है। नाउ दैट द मनी दैट इज इन्वॉल्व इन दिस डील इज 52 मिलियन पाउंड्स, ठीक है ना। ध्यान रखिए यहाँ पर आपने ऑलरेडी 117 मिलियन पाउंड्स खर्च किए आपके मॉर्गन रॉजर्स की डील के ऊपर। और चेल्सी देखो यार, चाहे जितनी भी वेल इक्विप्ड हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके अटैकिंग सिनेरियोज में, अटैकिंग फेज में, लेकिन डिफेंस उनकी सबसे बड़ी सरदर्दी है। उनको कायदे में देखा जाए एक सुपरस्टार गोलकीपर भी चाहिए जो उनको बेटर कर पाए, बिकॉज उनके जो अभी करंट गोलकीपर्स हैं वो किसी भी तौर पर अच्छे नहीं। और वो अगेन एक सीरियस विंडो इसलिए पुल ऑफ करना चाहता है बिकॉज उनके पास एक सीरियस मैनेजर है। अगर आप यहाँ पर अलोंसो का करियर ग्राफ देखोगे, वो बंदा लेवरक्यूजन में था, लेवरक्यूजन से रियल मैड्रिड गया। ऑल्दो रियल मैड्रिड के धुरंधरों ने यहाँ पर भाई को आधे सीजन में ही चलता करवा दिया। लेकिन भाई देखो, चेल्सी को जैसा मैनेजर चाहिए और अलोंसो को जैसा प्रोजेक्ट चाहिए, आई थिंक ये मैच मेड इन हेवन है। दोनों बहुत डेस्परेट है सक्सेस के लिए। चेल्सी की जहाँ तक बात आती है, दे आर बीन एक्यूज्ड ऑफ बिहेविंग लाइक अ फीडर क्लब, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में जब से आपकी क्लियर लेक कैपिटल या फिर आप बोलोगे ब्लू को ओन करके आई है चेल्सी को, तब से उनकी हरकतें कहीं ना कहीं ब्राइटन यहाँ पर आपके जो बाकी फीडर क्लब्स हैं ना वैसी हो गई हैं। दिस इज़ अ टॉप साइनिंग, नो डाउट अबाउट इट। एंड अब यहाँ पर बात आएगी कि ऑफलोडिंग किस किस की होगी। अब देखो, एक चीज़ ये भी थी कि यार शायद यहाँ पर किसी प्लेयर को इन्वॉल्व किया जा सकता था, बट यहाँ पर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं आया है। अब यहाँ पर चेल्सी को बहुत सारे डिफेंडर्स अपने ऑफलोड करने पड़ेंगे, उनको फुल बैक का रीजन भी इंप्रूव करना है। अभी भी अगर आप देखोगे उनको कहीं ना कहीं एक बैकअप स्ट्राइकर भी चाहिए, टॉप क्वालिटी बैकअप स्ट्राइकर, बिकॉज लियम डेलिप आई डोंट थिंक यहाँ पर चेल्सी में कंटिन्यू करने वाले हैं या कर सकते हैं, क्योंकि अलोंसो को भाई थोड़े से मेहनती बंदे चाहिए, थोड़े ऐसे बंदे चाहिए जो टेक्निकली ऑन द बॉल बेटर हो। लियम डेलिप के केस में वो सारे जो टेक बॉक्सेस हैं वो टिक नहीं होते, तो अगेन वहाँ पर एक थोड़ा सेटबैक हो सकता है। बट इफ़ आई हैव टू रेट दिस साइनिंग आउट ऑफ 10, कीपिंग असाइड द प्राइस टैग, यहाँ पर अगर ये डील 35-40 मिलियन में होती, दिस वुड हैव बीन एक एब्सोल्यूट 9 आउट ऑफ 10 साइनिंग। बट अभी आई विल गिव दिस साइनिंग एक 7.5 to 8 सॉर्ट ऑफ रेटिंग, बिकॉज साइनिंग अच्छी है, बट देन अगेन द मनी दैट इज इन्वॉल्व इन दिस डील इज टू मच। लेकिन कोई मुझे ये बताओ, सुनो, मुझे लिटरली जाना भाई, ये कौन सी चक्की का आटा खिलाया जा रहा है भाई हमारे लॉन्डो को? बेंजामिन सेस्को, लेनी योरो और हमारे बाकी ब्राइन एम्बुमो वगैरह, ये कितने जैक्ड हो गए। और ये नहीं कि भाई वजन गेन किया है, सिर्फ मसल गेन है। और एक स्ट्राइकर के लिए मसल गेन इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज भाई स्ट्राइकर को यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना फिजिकल गेम भी इंप्रूव करना पड़ेगा। सेंटर बैक को यहाँ पर अपनी फिजिकलिटी इंप्रूव करके डिफेंसिव जो आपके ट्रांजिशंस होते हैं उसमें टीम को हेल्प करने का ज़्यादा मौका मिलता है। एरियल डुअल्स में आप यहाँ पर लोगों को बुली कर सकते हो, ग्राउंड डुअल्स में आप लोगों को फिजिकली मसल आउट कर सकते हो। तो अगर आप उस तरीके से देखोगे तो भाई ये वाला जो भी रूटीन है, इट्स टॉप भाई। क्योंकि अगर बेंजामिन सेस्को थोड़ा पफ्ड ज़्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि स्ट्राइकर इतने पफ्ड अच्छे नहीं लगते, ऑल्दो लगते भी हैं अगर आप देखोगे भाई ज़्लाटन वगैरह, बट जिस तरह का प्लेयर है यहाँ पर सेस्को, थोड़ा सा लाइट फुटेड ही रहे, लाइट बॉडी रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट भाई ये बंदा अगर चल गया इस सीज़न में, मैं बता रहा हूँ भाई मज़ा आ जाएगा। मेरी बहुत उम्मीद है इस खिलाड़ी के ऊपर, मेरी बहुत उम्मीद है यहाँ पर इस प्लेयर के ऊपर, बिकॉज हम एक टीम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं, अभी तक बनानी शुरू की नहीं है।
अगर उस पूरी टीम ने यहाँ पर अपने स्ट्राइकर को ढूंढ लिया फाइनल थर्ड में, ये भुस भर देगा, मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ। बट देन अगेन आई एम रियली होपफुल कि भाई यहाँ पर ये वाला कैंपेन हमारे स्ट्राइकर्स के लिए, हमारे क्रिएटिव मिडफील्डर्स के लिए, हमारे विंगर्स के लिए एक टॉप कैंपेन रहे। बट उसके अलावा यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो भैया मिडफील्डर चाहिए हैं। एक रिपोर्ट आ रही है जो कह रही है कि यूनाइटेड ना थर्ड मिडफील्डर के लिए शायद ना जाए, मतलब ऐसी भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि यूनाइटेड जो है वो थर्ड मिडफील्डर को साइन ना करे। अब वो क्यों बताई जा रही है भाई, वो तो भगवान जाने। लेकिन अगर यूनाइटेड यहाँ पर थर्ड मिडफील्डर के लिए जा रही है तो जेमी जैक्सन जो कि करस्पॉन्डेंट हैं आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूज़ के, वो बोल रहे हैं कि यूनाइटेड हैव आइडेंटिफाइड एडवर्डो कामाविंगा एंड सैंडर बर्ज एज मिडफील्ड साइनिंग्स to further strengthen Michael Carrick's squad. Real Madrid would listen to offer between 50 million euros to 60 million euros for the player. It is thought Sander Berge will cost around 40 million pounds. तो प्राइस तो दोनों का सेम ही है भाई। सैंडर बर्ज का वर्ल्ड कप ऑल दो मैं देखूं अगर कंपैरेटिवली बेटर गया, बिकॉज कामाविंगा को तो मौका ही नहीं मिला, तो उस लिहाज से देखा जाएगा आप बोलोगे भाई नहीं डेफिनेटली भाई वी शुड गो फॉर सैंडर बर्ज। बट कामाविंगा की साइनिंग, सैंडर बर्ज की साइनिंग मैं अभी भी यहाँ पर थोड़ा साइड रखकर एक आखिरी बार चुआमेनी के लिए गंदी, बिल्कुल बेहूदी, बिल्कुल गलीच हरकत करने वाला हूं या सोच रहा हूं कि कर दे मैनचेस्टर यूनाइटेड और ना एक बिड डाल दे। क्योंकि देखो रियल मैड्रिड के केस में भाई एक चीज़ जो बिल्कुल कंफर्म है कि दे आर सीरियस अबाउट रॉड्री। द ओनली थिंग जो एक हिंड्रेंस पैदा कर रही है इस डील में वो फ्लोरेंटिनो पेरेज की एक तरीके से ऑब्जर्वेशन है, उनका एक थॉट प्रोसेस है कि भाई जिस अभी यहाँ पर प्राइस ब्रैकेट पे मैन सिटी सेल करने वाली है या कर सकती है और जिस एज ब्रैकेट का प्लेयर है रॉड्री, वो शायद अलाइन ना हो और वो प्राइस टैग जस्टिफाई ना कर पाए यहाँ पर वो प्लेयर। ऑल्दो यहाँ पर वर्ल्ड कप बहुत धांसू रहा है, अगर आप देखोगे भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रॉड्री टू रियल मैड्रिड होने से रोक सकती है एक्सेप्ट फॉर फ्लोरेंटिनो पेरेज हिमसेल्फ। अगर पेरेज ने यहाँ पर ग्रीन लाइट दे दी तो ये डील होगी। अब पता है सीन क्या है, कामाविंगा और चुआमेनी में से अगर देखा जाए ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन है? कामाविंगा। हु वुड मोस्ट लाइकली एक्सेप्ट द बेंच रोल एट रियल मैड्रिड? इट इज़ कामाविंगा। क्या यहाँ पर रॉड्री अगर आता है तो चुआमेनी बेंच रोल एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या चुआमेनी और रॉड्री दोनों एक साथ खेलने वाले हैं? बिल्कुल नहीं खेलेंगे, क्योंकि फिर आपका बेलिंगम कहाँ खेलेगा, फिर यहाँ पर आपका आर्दा गुलर कहाँ खेलेगा। चलो आर्दा गुलर आप साइड रख दो, एक बार सोच लेते हैं भाई आर्दा गुलर नहीं खेलेगा, ठीक है, बट आपका फेदरिको वेलवर्दे कहाँ खेलेगा? बिकॉज रॉड्री वेलवर्दे बेलिंगम ट्रायो ही होगा, या तो चुआमेनी वेलवर्दे बेलिंगम ट्रायो ही होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि फेदरिको वेलवर्दे राइट विंग खेल रहा है, राइट? अब अगर आप खिलाना चाहो तो फेदरिको वेलवर्दे वर्क रेट के लिए राइट विंग खिला दो, बट टेक्निकली राइट विंग के तौर पे या अगेन वो अटैकिंग मिड के तौर पे आपको ब्राहीम या आपको आर्दा गुलर में से किसी एक को पिक करना ही पड़ेगा। तो तब देखना है मुझे कि अगर रॉड्री की साइनिंग हो जाती है तो भाई ये वाला जो सिनेरियो है ये चेंज होता है या नहीं होता। बिकॉज देखो अगेन बात वो है कि पैकेज कौन ज़्यादा लेकर आएगा, सैलरी किसकी ज़्यादा है? ऑब्वियसली चुआमेनी की। चुआमेनी के लिए आपको बड़ा ऑफर भी मिलेगा, ऑल्दो अभी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है, बट यूनाइटेड अभी भी यहाँ पर एक लास्ट लंज मार सकती है या मेरे हिसाब से मारना चाहिए। बिकॉज जो क्वालिटी चुआमेनी और जिस प्रोफाइल का डिमांड आप रखते हो उस प्रोफाइल की डिमांड आपकी फुलफिल चुआमेनी ही करेगा। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज भाई अगर तुम देखोगे तो आपके आर्सेनल ने यहाँ पर, ठीक है, ऑलमोस्ट चीज़ें एग्री कर ली हैं विद ब्रूनो गोमारेश। तो ब्रूनो गोमारेश की साइनिंग जो मेरे लिए प्रायोरिटी थी कि भाई चुआमेनी नहीं तो ब्रूनो गोमारेश, वो तो आज से जाती दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जो ऑफर है आपकी आर्सेनल का वो है 70 मिलियन पाउंड्स का, एंड आई थिंक रियलिस्टिकली देखा जाए वही 70-75 मिलियन के आसपास की आपकी ये साइनिंग होगी पाउंड्स में कंप्लीट। न्यूकासल एक्सपेक्ट टू रिजेक्ट बट आर्सेनल फील दे कैन स्टिल गेट इट डन, एंड इट्स आई फील यहाँ पर इट्स अ वेरी गुड प्राइस अमाउंट। बिकॉज अगर तुम देखोगे व्हेन द प्लेयर हिमसेल्फ वांट्स टू मूव तो यहाँ पर वो डील करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पर्सनल टर्म्स एग्रीड हैं, आपके यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल टर्म्स होंगे प्लेयर के एजेंट वगैरह के साथ वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुके होंगे। अब आपको चीज़ें जो स्ट्रीमलाइन करनी है वो आपके जो क्लब आपको बेचेगा उस प्लेयर को उसके साथ करनी है। आई थिंक वो सबसे इजी पार्ट बन जाता है अगर एक बार प्लेयर उस क्लब के ऊपर प्रेशर बना दे कि नहीं भाई देखो मैं तुम्हारे लिए अब खेल नहीं सकता, मैं जितना दे सकता था मैंने दे दिया। एंड अगेन गोमारेश के केस में वो है प्रॉपरली, क्योंकि भाई वो बंदा यहाँ पर इनको 2 बार चैंपियंस लीग लेकर गया, पिछले साल भी वो, और कैप्टन भी है आपका, लीडिंग बाय एग्जांपल वाली यहाँ पर परफॉर्मेंसेस भी देता है। बट जिस तरह का वो प्लेयर है और जिस एज में वो आ चुका है,
आई थिंक वो एक आखिरी लंच मारेगा चैंपियंस लीग क्लब में। और आर्सेनल भाई जो डिफेंडिंग चैंपियंस होंगे आपके प्रीमियर लीग के, फाइनलिस्ट थे आपके पिछले, मतलब अभी जो बीता आपका चैंपियंस लीग फाइनल था उसके, ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली वो हार गए और पीएसजी बैक टू बैक चैंपियंस लीग कर गई। ये साइनिंग अगर होती है तो फिर भाई यूनाइटेड के लिए आपके वो जो मैड्रिड वाला सीन है वो सॉर्ट करना ज़रूरी होगा। यार देखो प्रायोरिटी रखनी है, चुआमेनी रखो, कामाविंगा रखो, सेंडरबर्ज रखो, इस ऑर्डर में रखो। एलेक्स स्कॉट वगैरह मेरे हिसाब से अभी भी मैं उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करता, क्योंकि वो प्राइस टैग इतना अनरियल है कि उतना पैसा डालना मेरे हिसाब से निहायती बेवकूफ़ी होगी। बट अगर तुम उसके अलावा बात करोगे ना यहाँ पर, तो भाई आ जाओ एक बार ज़रा इस साइनिंग को देखते हैं, इस डील की सिनेरियो को समझते हैं। नो, आज से 2 दिन पहले यहाँ पर एक रूमर आया था कि क्रिश्चियन रोमेरो माइट बी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग बार्सिलोना। बार्सिलोना भी अपना इनिशियल जो कहते हैं ना इंटरेस्ट होल्ड करती है क्रिश्चियन रोमेरो में। बट अगर तुम्हें यहाँ पर एमरिक लेपोर्ट मिल रहा है और वो आने को रेडी है, और अगर जो सेलिंग क्लब है वो भी बेचने को रेडी है, तो भाई जब मियाँ बीवी काजी तो फिर किस चीज़ की दिक्कत है। आई नो एज का एक थोड़ा सा आप बोलोगे सिनेरियो है कि यार एमरिक लेपोर्ट इज ऑलरेडी 31, 32, क्रिश्चियन रोमेरो तो अभी फेयरली यंग है, आराम से 5 साल दे सकता है। अब आप कंपेयर करो किस प्लेयर के साथ कुबारसी ज़्यादा बेहतर खेल रहा है, या कौन सा प्लेयर ज़्यादा मैच्योरिटी लेकर आएगा। क्रिश्चियन रोमेरो पैशनेट है, आई एब्सोल्युटली गेट इट, बट इज़ ही अ प्लेयर दैट यू कैन रिलाई ऑन। अब तुम यही देखो पिछले साल यहाँ पर भाई ने कितने रेड कार्ड्स लिए, कितने बार पिछले 4 सीजन्स में क्रिश्चियन रोमेरो इंजर्ड होकर बाहर हुए हैं। तो जो बार्सिलोना की फाइनेंशियल अभी स्टेबिलिटी बोलो, ऑल्दो एक रिपोर्ट ऑफिशियल आ चुकी है ला लीगा की तरफ से कि उन्होंने 1:1 का रेशियो अचीव कर लिया है, बट अगेन वो वाली बात है कि भाई अगर अचीव करिए तो ऐसा थोड़ी कि आप यहाँ पर जाके वापस से अंधों की तरह पैसा खर्च करोगे। एमरिक लेपोर्ट सैलरी भी कम डिमांड करेंगे, आपके क्रिश्चियन रोमेरो की सैलरी भी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है, वो अपने आखिरी मेगा कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे तो उस तरह का आपका वेज अमाउंट भी डिमांड करने ही वाले, वो तो डेट्स फॉर श्योर है। अब क्रिश्चियन रोमेरो अगर इंटर मिलान जाते हैं, मेरे हिसाब से इटालियन फुटबॉल ज़्यादा सूट कर जाएगी उनको, क्योंकि वहाँ पर आपके डिफेंसिवली ज़्यादा आपके एग्रेसिव टैकल्स वगैरह अप्रिशिएट कर दिए जाते हैं। अगर आप देखोगे जिस तरह की फुटबॉल आपके प्रीमियर लीग में, ला लीगा वगैरह में खेली जाती है, वहाँ पर ऐसी रेकलेस डिफेंडिंग इतनी अप्रिशिएट नहीं की जाती है। एंड ही इज़ अ प्लेयर ऑन इट्स डे कैन बी द वर्ल्ड्स बेस्ट डिफेंडर, बट अगेन ऑन अ रेगुलर डे, क्योंकि वो जो बेस्ट डेज हैं वो बहुत लिमिटेड आते हैं, ये वाले दिन बहुत रेगुलर इंटरवल्स पे आते हैं। और स्पर्स ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थी अगर देखोगे तो। अब देखो तुम यहाँ पे देखो, टॉक्स टेकिंग प्लेस ऑन बोथ द क्लब एंड प्लेयर साइड, एक्सपेंसिव है, नॉट ईजी, बट इंटर आर ट्राइंग विद नेगोशिएशंस ऑनगोइंग। ये अगर डील हो जाती है तो फिर वो एमरिक लेपोर्ट टू बार्सिलोना वाला जो पूरा फेज़ है ना, वो मेरे ख्याल में ओपन अप हो जाएगा। और अगर ये साइनिंग कंप्लीट होती है, आई थिंक स्पर्स विल बी वेरी मच हैप्पी, क्योंकि उनको पैसा वगैरह भी मिल जाएगा। बट भाई एलियट एंडरसन साइन कर रहे हैं मैन सिटी के लिए, और भाई ने प्रॉपर वो कहता है ना भाई फैन बेस को, अगर देखो ये मेरा प्लेयर होता, अगर ये मेरे क्लब के लिए साइन करता और ये ऐसा कुछ बोल देता तो मैं भी भाई गदगद हो जाता, मैं भी यहाँ पर फूले ना समाता। बट बात ये है कि अगर मेरे क्लब के अगेंस्ट बोला गया तो उस चीज़ को तो मैं ऑब्वियसली अप्रिशिएट नहीं करता। बट ये बहुत कॉमन टैक्टिक है, अगर कोई अपने पेशेंस लूज़ कर रहा है ऐसे स्टेटमेंट्स के ऊपर, आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। आप अपनी सबसे महंगी साइनिंग को कैसे बेचोगे? अगेन उसने कोई ट्रॉफी तो जीती नहीं है पिछले सीजन में, तो आप उसको उस तरह से हाइप कर नहीं सकते। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन जो प्राइस आपने पे किया है, स्टिल यहाँ पर आपको फैन बेस को कुछ तो सर्व करना पड़ेगा ना, टू अप्रिशिएट, टू हाइप दैट प्लेयर। मीडिया को कुछ देना पड़ेगा आपको, आपके राइवल्स को यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा कि देखो भाई हम किस मेंटालिटी के प्लेयर को लेकर आए हैं। तो ये बहुत अच्छा इंटरव्यू था मेरे हिसाब से, जिस तरीके से उसने अपनी चीज़ें रखी हैं। तो मेरे हिसाब से देखो जो उसने चीज़ें बोली हैं सही है कि मैन सिटी आर विनर्स, दे आर रिलेंटलेस, एंड दैट्स द सॉर्ट ऑफ टीम आई वांट टू बी पार्ट ऑफ, चैंपियंस एंड पीपल हु विन ट्रॉफीज। दैट्स आई थिंक देयर इज नथिंग के जिस पर हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, इसमें एक झूठ नहीं है। और अगर तुम देखो यहाँ पर एलियट एंडरसन बोलते हैं, फॉर एज लॉन्ग एज आई हैव नोन मैनचेस्टर सिटी हैव बीन द किंग्स ऑफ मैनचेस्टर। नाउ दिस इज वेयर आई फील यहाँ पर ये सॉर्ट ऑफ रेज बेट करने वाली बात थी, क्योंकि एलियट एंडरसन यहाँ पर, अब बच्चे तो है नहीं, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये अगर कोई 15-16 साल का प्लेयर बोलता तो मान भी लेते, ही इज़ अगेन यंग बट स्टिल नॉट दैट यंग। बट आई स्टिल फील यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, आई थिंक ये बहुत अच्छे से अलाइन किया गया है करंट सिचुएशन को देखते हुए। अब ये मैन सिटी की टीम इस बार बिना पेप के उतरेगी, तो यूनाइटेड को भाई इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करना है, इन मतलब ऐसे लोगों के लिए नहीं बट अपने लिए। क्योंकि देखो
जैसे जैसे सालें बीतेंगी वैसे वैसे ये स्टेटमेंट जस्टिफाई होना शुरू हो जाएगा और बहुत स्ट्रांगली पुट आउट होना शुरू हो जाएगा। तो जो आज एलिट एंडरसन ने बोला है, आई थिंक इसमें झूठ कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले 13 सालों में हमने उनके ऊपर, 13 नहीं बल्कि 14 सालों में हमने उनके ऊपर फिनिश किया नहीं है प्रीमियर लीग में, राइट। अगर आप नंबर ऑफ टाइटल्स देखोगे उन्होंने ज़्यादा जीते हैं। तो वही वाली बात है भाई कि आप अगर एक स्टेटमेंट के वजह से रेज हो रहे हो, आप यहाँ पर पेशेंस लूज करो, तो उसमें आपकी गलती है, क्योंकि हमारा क्लब हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मुझे यूनाइटेड से इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग नहीं, बट क्योंकि उनका गिरता स्टैंडर्ड का जो एक वो है ना, एक लेवल है, उसको गलत प्रूव करना है और अपने आप को वापस से रीइस्टैब्लिश करते देखना है ऑन टॉप ऑफ द पोडियम। भाई देखो, हमारे फुटबॉल बुलेटिन का जो आखिरी सेगमेंट है वो मैंने रखा था बार्सिलोना स्पेसिफिक। और क्यों मैंने रखा था बार्सिलोना स्पेसिफिक और इंटरनेशनल रेटेड, बिकॉज भाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बार्सिलोना ने यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग को आज से 4 साल पहले बेचने की कोशिश की थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को, एंड सारे टर्म्स एग्रीड थे, फी एग्री हो चुकी थी, 85 मिलियन यूरोस की डील एग्रीड थी, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट था, और फिर उसके बाद यहाँ पर बार्सिलोना को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा था। जोआन लपोर्ता ने सब कुछ फाइनलाइज कर दिया था। अल्टीमेटली फ्रेंकी डियोंग ने ओपनली आके बोल दिया आई विल नॉट लीव, एंड आई विल नॉट लीव के उस स्टेटमेंट के बाद से फ्रेंकी डियोंग ने यहाँ पर आपके 2 ला लीगा आई थिंक 2 ला लीगा या 3 ला लीगा टाइटल्स जीते हैं, एंड उस बीच में यहाँ पर कोपा डेल रे भी जीता है, आपका सुपर कोपा दे स्पेनिया भी जीते हैं। बट वही वाली बात है कि अवेलेबिलिटी के मामले में यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग थोड़े से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इसी दौरान यहाँ पर आपके पेड्री भी इंजरी प्रोन हुआ करते थे, बट उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत तौर पर रीइस्टैब्लिश किया है कि अब यहाँ पर बार्सिलोना फैन बेस या एक जनरल फुटबॉल फैन बेस डिस्कस भी नहीं करता कि भाई पेड्री कितना इंजरी प्रोन हो गए थे, बीच में कितने मैचेस मिस कर रहे थे। बट अगेन यहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने गए, ऑलरेडी इशू था उनकी नी में, बट अगेन भाई वो वर्ल्ड कप खेलने की अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल में कोई भी यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकता, बिकॉज वो वंस इन अ लाइफ टाइम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी आती है। तो एक तरीके से मैं समझ सकता हूँ भाई सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू आपके फ्रेंकी डियोंग का, बट फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे बार्सिलोना के एंड पे ये बड़ा उनके लिए ड्रास्टिक सिचुएशन बन जाती है, बिकॉज मिडफील्ड में आपके पास क्वालिटी देखोगे तो फ्रेंकी है, पेड्री है, फिर आप मार्क बर्नाल वगैरह खिला लोगे, बट अगेन फ्रेंकी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो ये कहीं ना कहीं भाई बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी अभी बार्सिलोना फैन बेस के अंदर, बार्सिलोना मैनेजमेंट पे, कि भाई हमारा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी इंजरी को यहाँ पर सीरियसली नहीं लिया और अब वो कम से कम यहाँ पर 5 से 6 महीने के लिए बाहर हो गया है। और ये 5 से 6 महीने यहाँ पर सीज़न मेक और ब्रेक कर सकते हैं अगर सीज़न की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, बिकॉज दूसरी तरफ बैठी आपकी रियल मैड्रिड अच्छी साइनिंग कर रही है, अच्छा मैनेजर लेकर आई है, एक ऐसा मैनेजर जो डेस्परेट अपने आप को प्रूव करने के लिए वापस से, और एक ऐसी टीम जो डेस्परेट अपने आप को प्रूव करने के लिए, नहीं भाई जो पिछले साल 2 सालों में हुआ है वो सब इसलिए हुआ बिकॉज हमारे पास एक अच्छा मैनेजर नहीं था, या फिर हमारे पास एक अच्छा गेम प्लान नहीं था लीग जीतने के लिए, ट्रॉफी जीतने के लिए। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा सेटबैक है बार्सिलोना के लिए। बट भाई हमारे बुलेटिन की आखिरी न्यूज़ जो है वो है रिगार्डिंग भाई ब्राज़ील इटली। कल माल्दीनी ने बहुत ओपनली बोला था कि हम नए हेड कोच के लिए कार्लो एंचेलोटी को नंबर 1 रखे थे, उसके बाद हमारा था कि हम पेप ग्वार्डियोला को अप्रोच करेंगे। कार्लो एंचेलोटी का बहुत ओपन स्टेटमेंट है कि मैं 2030 के वर्ल्ड कप से पहले ब्राज़ील नहीं छोड़ रहा हूँ अपने एंड से, उससे पहले ब्राज़ील निकाल दे तो बात अलग है। भाई देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कार्लो एक प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। लोगों ने कार्लो एंचेलोटी को बहुत खरा खोटा सुना दिया कि यार इतना बड़ा नाम है, अब वो वाइब वगैरह नहीं चलती है, आपको टैक्टिक्स लाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। जिन लोगों को लगता है भाई कार्लो के पास टैक्टिक्स नहीं है उनसे तो फिर बात ही करना बेकार है। बट अगेन वो वाली बात आ जाती है कि कार्लो एंचेलोटी की ऐसी बिखरी हुई ब्राज़ील टीम को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले 24 सालों से बिखरी हुई है। ऐसा नहीं कि 4-5 साल की कहानी है, 24 सालों से बिखरी हुई टीम है। तो ये 4 दिन में या 4 महीने में तो नहीं इंप्रूव होने वाली, राइट, या 1 साल में हो जाएगी। अगला वर्ल्ड कप आएगा, जो अगला कोपा अमेरिका आएगा, उस तक यहाँ पर इंप्रूवमेंट रेट अगर बेहतर हो जाता है तो कार्लो एंचेलोटी इस ब्राज़ील टीम के साथ कुछ ऐसा कर देंगे जो आई थिंक हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे इस वर्ल्ड कप में। लेकिन जहाँ तक बात है भाई इटली की, भाई गो एंड गेट पेप ग्वार्डियोला बिकॉज ही इज़ लिटरली गोइंग टू इम्प्रूव यू, एंड वो मोन्यूमेंटल डिफरेंस तुम्हें अपनी फुटबॉल में, तुम्हारी खुद की अपनी लीग में देखने को मिलेगा। बिकॉज फिर पता है वो जो एक लॉस्ट अटेंशन है सीरिया की, वो लौट आएगी आपके ग्वार्डियोला के आने के बाद। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? बिकॉज फिर एक तरीके से आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी आपकी खुद की लीग की।
अभी भी क्वालिटी अच्छी है, बट वो प्रेजेंटेबिलिटी नहीं है, वो कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर इटालियन प्लेयर्स में दिखाई नहीं देती है। सीरिया में अगर आप परफॉर्मर्स देखोगे तो वो फॉरेन प्लेयर ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं सीरिया के खुद के होम ग्रोन टैलेंट्स की अगर आप जगह पे देखोगे। एंड अगेन अगर आपकी देखा जाए अजूरी को इम्प्रूव करना है, नेशनल लेवल पे उनको वर्ल्ड कप खेलना है, उनको यूरोज़ में अच्छा करना है, तो इनको एक सीरियस मैनेजर चाहिए, और वो सीरियस मैनेजर कोई और नहीं पेप ग्वार्डियोला ही होंगे। बाकी दोस्तों आज का ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप यहाँ पर आप लोग हमारे डेली फुटबॉल कंटेंट से काफ़ी सेटिस्फाइड हैं और आपको जो आपके क्लब रिलेटेड न्यूज़ है वो मिल जाती है। रात का वॉच लोगे भाई रोजनबर्ग वाला हम करेंगे, डेफिनेटली आएंगे, बैठ के बात करेंगे, मैच भी देखेंगे साथ में। अभी के लिए दोस्तों मैं लेता हूँ अलविदा। थोड़ा लेट हो गया हूँ वीडियो डालने के लिए, बट थोड़ा सा लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं। अगर आपने अभी तक इंस्टा पोस्ट नहीं देखा है तो देख लेना जाके, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हेल्प अस इन हिटिंग 150K बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस न्यू सीजन। दैट वुड रियली मीन अ लॉट। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।